तू बता वो पीछे की लाइन सर CO प्लस H2O क्या होता है? सब पार्ट रिवीजन कराओ। is added to lime water. It turns milky. First milky. पहले ही क्या होता है? मिल्की। क्यों मिल्की होता है? ड्यू टू formation of CaCO3 CaCO3. Then on prolonged passing of CO2, it renders colorless. तो अगर ज्यादा देर तक इसे पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कलरलेस. So there are two reactions involved in this process. पहली बात है कि ये है लाइम वाटर. ये वाटर में डिसॉल्व है. तो लाइम वाटर में जब CO2 पास कर दिया तो CO3 और प्लस CO2 H2O, CaCO3 प्लस H2O. और अगर इस पूरे सॉल्यूशन में आपने फिर से CO2 पास करते रहे तो ये क्या है? वाइट है. यस सर, कलरलेस. वाइट हो गया. जब इसको फिर से किया तो CaHCO3 होल ट्वाइस. ये बन गया CaH और CO3 का होल ट्वाइस है. तो क्या यहाँ 2 लिख दें? देखिए CaHCO3 और CO2 ये आ गया, ये आ गया, ये सबको लिखो CaHCO3 का होल ट्वाइस. अब क्या क्या चीज बच गई? 2H हो गए, सब कुछ कंज्यूम हो गया. और ये क्या होगा? कलरलेस. यस सर अब और CO2 डालेंगे तो कुछ होगा? अब वापस बस मिल्की हो जाएगा. ये जैसी चीज है यही चीज होगी, बस कैल्शियम सर हम बाइकार्बोनेट. इसको स्लेट लाइन में जैसे अगर आपके घर में चूने की पुताई हुई है, बहुत दिनों तक उसमें CO2 और पड़ता रहा तो क्या चूना 1 साल बाद फिर वो अपना चमक खो देता है? तो क्या फिर से चमक आ जाएगी? और इंतजार करो, नहीं आएगी, क्योंकि चमक आ गई फिर खो गई. ऐसे ही तो होता है. अब देखो कि एक सब्सटेंस X है, सो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है. तो कुछ चीजें और हैं, जैसे कि CaO को एक्टिव लाइन कहते हैं, ठीक है, और OH होल ट्वाइस. इसी को स्लेटेड लाइन भी कहते हैं जो नीचे बैठा है. सर क्विक लाइन किसे कहते हैं? और इसी को क्विक लाइन भी कहते सर हैं. लाइम वाटर ये क्विक लाइम है और ये स्लेटेड लाइम है, लाइम वाटर. अगर मान लीजिए नीचे जो बैठ गया वो स्लेटेड लाइम, और जो ऊपर इसमें टर्बिड सॉल्यूशन है वो क्या? लाइम वाटर है. और इसी तरीके से CaCO3 को मार्बल भी कहते हैं, चौक. लाइम स्टोन भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, सर एग का शेल है ना. ये एग शेल इसी की बनी होती है. तो इन सब पे ये नाम है. अब देखें कि if H2, अगर H2 इवॉल्व है, इवॉल्व क्यों है? अगर आप जिंक की HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ZnCl2 प्लस H2 बनेगा. यानी मेटल की अगर आपने एसिड के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या होगा? सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस एसिड से सॉल्ट प्लस H2 बनेगा. Yes. H2 evolved is passed through soap solution. Then soap bubbles containing H2 rises, and if burning flint, कोई भी जो अगरबत्ती का पिछला सिरा होता है वो फ्लिंट कहलाता है, जिसमें अगरबत्ती जलती है. तो बर्निंग फ्लिंट इज केप्ट in contact with it, then it burns with pop sound. इसका मतलब क्या है? पॉप
साउंड। जैसे कि CO2, अगर मान लीजिए कार्बन है और कार्बन की ऑक्सीजन में बर्निंग कराई जाए तो क्या CO2 बनता है? इन द सिमिलर मैनर H2 की अगर O2 में बर्निंग कराई जाए तो वाटर बनता है। फिर CO और H2O का क्या बनता है? ये जैसे कोई भी चीज है CO और H2O। CO और H2O, तो ये क्या इसको कहते हैं कि किसका CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, और इस चीज को क्या है? सर नेट पे देखो कार्बन में CO2 है, CO2 और प्लस H2 कर दिया तो CO प्लस H2। इसका क्या नाम है? ये भी एक फ्यूल ही है। LPG नहीं है, LPG तो ब्यूटेन होता है। सो CO plus H2O is called, आइए वाटर गैस। यानी कि आपको क्या करना है कि कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, कई चीजें हैं, ये कैसे बनती है वाटर गैस? अगर आपने क्या किया कि इफ स्टीम इज पास्ड, स्टीम का मतलब H2O, इज पास्ड टू कोक, इफ स्टीम इज पास्ड टू कोक, कोक का मतलब कोयला, देन अगर स्टीम आपने पास कर दी तो क्या होगा? क्या इसे वाटर शिफ्ट रिएक्शन कहेंगे? क्योंकि O इधर चला जाएगा और H2 बन जाएगा। क्या H2 एक फ्यूल है और CO भी एक फ्यूल है? अगर CO जले तो क्या CO2 बना? क्या यहाँ दोनों फ्यूल है? तो इस तरीके से, लेकिन जो पहले था उसमें एक सॉलिड था और एक स्टीम थी, अब ये गैस बन गई। तो इसको कहते हैं कि इसके कई नाम है, इसका नाम है वाटर शिफ्ट रिएक्शन, शिफ्ट रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट बना उसे क्या कहेंगे? क्या वो फ्यूल है और उसे वाटर गैस कहेंगे? वाटर गैस। जब ये फर्दर जलेगा ऑक्सीजन से तो क्या ये CO2 और H2O बन जाएगा? बर्निंग। समझ में आ गई बात की नहीं? तो कई बार सिलेंडर में ये चीज करके भेजी जाती है और फिर जलाने के काम में आती है। ओके, नेक्स्ट इज ब्यूटेन का फार्मूला क्या है? ब्यूटेन का पता नहीं। कोई 6H10 शायद इसका देखो, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, कोई भी हो, ब्यूटेन हो या कुछ भी हो, तो उनके फार्मूले क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो इसको मेथ कहेंगे, इसको एथ कहेंगे, इसको प्रॉप कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? ब्यूट। तो हाइड्रोकार्बन, हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है CnH2n+2। तो अगर मैं 1 रखूं तो क्या ये मेथेन हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? एल्क और एन। तो अगर एक है तो ये एल्क का नाम है, एल्क क्या हुआ? मेथ, तो मेथेन हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का फार्मूला 1 रख के देखो तो जरा, यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? C1 और H4, चेक करो। 2 रख के देखो जरा, तो क्या एथ एन, तो C2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अगर मान लो 3 रख के देखे तो क्या? प्रॉप एन, C3H8। और अगर सर ये क्या होता है? ब्यूट एन, तो C4H। मेरा कहने का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या है सर? एल्केन का मतलब है ये फ्यूल है, इसकी बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो घरों में जलाने के काम में आता है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पर देखिए कि ये LPG है जो हमारे घर में यूज होता है। LPG कंटेन्स 85% ब्यूटेन एंड 15% इथेन। क्या इथेन भी यही है और ब्यूटेन भी यही है?
तो अगर हम कहें कि अगर किसी को ये चीज भूल जाए कोई तो कैसे करे, तो कार्बन कार्बन के लाइन से लगे हैं और हर कार्बन की 4 की वैलेंसी होती है, बोलो। यस सर। तो अगर मैं सब जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो कितने हाइड्रोजन हुए, बोलो। सर 10। कोई कहे कि नहीं हमें तो प्रोपेन बनाना है 3 वाला, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, चेक करिए सर और तो इस तरीके से अगर कोई कहे नहीं हमें तो 2 का बनाना है, सीधी बात है कि कार्बन की वैलेंसी 4 की है, एक तो वो आपस में सेटिस्फाई कर लेता है और जो बच गई वो किससे सेटिस्फाई करेगा, सर हाइड्रोजन से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए। अगर मान लीजिए पेट्रोल का फार्मूला आपसे कोई पूछ ले तो वो C8H18 ये ठीक है क्योंकि ऑक्टेन है, ऑक्ट, तो इससे क्या बना ऑक्टेन, क्या यही पेट्रोल है। तो C8H18 अगर इस तरीके से भी करेंगे तो C8 और H16 आ जाएगा, 2 इधर भी तो रहे, समझ आई बात की नहीं, क्योंकि एक के साथ 2 आने की नहीं और फिर 2 किनारे, तो इसलिए +2 भी लगा, ओके, डबल तो हो ही जाएंगे। तो ये जो फ्यूल्स हैं हमारे में उसके इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा बाकी केरोसिन में C17 और S36 हो जाता है। सर जैसे एलपीजी का ऐसे नेम ब्यूटेन है, सर पेट्रोल का क्या है, हैं? पेट्रोल का ऑक्टेन लिख तो दिया ना, सर वो केमिकल प्रॉपर्टी बता दो, मेटल और नॉन मेटल। अभी वो बता रहा है। मैलेबिलिटी बता। सभी की बता रहा था, मेटल नॉन मेटल। देखिए अगर सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 की आपस में रिएक्शन कराई जाए तो NaCl बनेगा, जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो इसमें एक्वियस लिखा जाए। अब PaSO4 में क्या लिखा जाए, सर प्रेसिपिटेट डाउन एरो सॉलिड भी लिख सकते हो, PPT भी लिख सकते हो, वाइट PPT भी लिख सकते हो, ये नीचे बैठ जाएगा बिकॉज इट इज हैवियर। तो ये एक तरीके का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे कि अगर आप लेड नाइट्रेट PbNO3 और प्लस KI के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, तो येलो PBI दैट इज PbI2 लिखना, आई ना लिख देना, KNO3, तो यहाँ 2 कर दीजिए तो PbI2 हो गया सर येलो पी सर। और यहाँ पर भी चेंज करिए हाँ सर वही क्या तो है, ये 2 हो गया, तो ये येलो PPT हो गया यस सर। और ये एक्वियस हो गया और ये सॉलिड हो गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक और भी चीज याद रखिए कि कौन किसको डिस्प्लेस करता है, सुलिकवा सर नाका मग अल मन जन कर फी कड कोनी सन टी हा वो आई तो तू आई तो फेह गाग गाग बरतो पट कल ऑफ। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिव ठीक है। तो इसमें कौन किसको डिस्प्लेस करता है, अपर मेटल डिस्प्लेसेस लोअर मेटल और नॉन मेटल। इस बेसिस पर ये क्या बनी है, एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज। तो अगर मान लीजिए कोई ऊपर वाला है तो अगर Na आ गया है तो क्या CaSO4 के साथ ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कर देगा सर। तो 2 इसमें Na2SO4 बन जाएगा और Ca डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसर्स, लोअर नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस करता है, अपर नॉन मेटल। अपर नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। इसी बेसिस पर क्या अपर मेटल है वो हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। यस सर। तो मान लीजिए एक ऐसी रिएक्शन है ट्रांजन Cu प्लस Cl, तो बताओ क्या होगी, सर CuCl2 हाँ, कुछ नहीं बनेगा ना, चलो कुछ नहीं बनेगा, इन्होंने कहा नीचे है, अब इनकी भी बात माननी पड़ेगी, उन्होंने बोर्ड पे देख लिया, भाई बोर्ड पे देखने वाले की तो जीत है ना। इन्होंने देख लिया कि हाइड्रोजन से नीचे है, ये जैसे Cu इससे नीचे है तो कुछ नहीं होगा, हम तो लिख ही रहते हैं, आपको क्या अब देखो एक और भी चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे हमने बताया है फिर भी, MnO2 पाइरोल्यूसाइड दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसमें रखा काले रंग का MnO2,
सो MnO2 प्लस 4HCl, इसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दी। सर सर वो Cu प्लस HCl जो है उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, पर अगर उसको हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो हो जाएगा। हीट से ये रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेसेस होती है, इसीलिए कहते हैं दही कॉपर के बर्तन में नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि तो उसमें green जो हो कॉपर है उस कॉपर में वो प्योर कॉपर नहीं है, उसमें थोड़े बहुत ऐसे भी होंगे, टीन होंगे जो ऊपर वाले एलॉयज या कुछ है, तो वो रिएक्ट कर जाते हैं और एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जो खाने लायक नहीं होता, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये जैसे Cl2 है, तो अनीशा इसमें MnO2 का क्या हो रहा है? MnO2 का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? HCl का किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो देखो H2O में नहीं हो रहा है, क्योंकि H यहाँ अभी भी +1 की वैलेंसी के साथ है, यहाँ भी है, तो कहाँ H2 है और वो भी किसके साथ है? -2, तो यहाँ कुछ चेंज हो रहा है क्या? सर Mn का फिर Mn भी तो 2+ में ही है। Mn ये ठीक कह रहे हैं, Mn 4+ की है, क्योंकि Mn यहाँ पर 4+ और O2- और O2- है, देखो हो गया ना पूरा इसकी वजह से। यहाँ पर Mn का कैसा है? Mn2+ और Cl- तो +4 से ये जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका क्या होता है? रिडक्शन। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो Mn4+ का इसमें क्या है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए रिडक्शन है। यस सर। और यहाँ पर क्या है? Cl- है और 0 पे पहुंच रहा है, तो Cl का क्या हो रहा है? लूजिंग ऑफ, तो ये लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे मानते हैं कि गेनिंग ऑफ? सर लूजिंग। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, तभी तो Cl2 गैस बना। बोला जिसको जिसको दोनों ले जाना, हम आपस में भाई भाई मिलकर के गैस बन खुड़ जाते हैं, तो इस तरीके से Cl2 बन गया कि नहीं? तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो निकले, क्या उसको इसने इसको एक्सेप्ट करा दिया कि ये मेरे द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन है, इन्हें तुम पकड़ो, तो +2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये Mn2+ हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है? क्या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को ऑक्सीडेशन कह रहे हो, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑयली फूड रैंसिड हो जाता है, तो किस केमिकल का किस केमिकल में परिवर्तन होता है? इफ यही बात है, इफ सम ऑयली फूड, अगर कोई ऑयली फूड क्या हो जाए? रैंसिड, उसकी फाउल स्मेल आने लगे, देन फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी फैटी एसिड, ये चीज फैट फैटी एसिड में बदल, या अगर कुछ ना दिया हो तो एल्डिहाइड फैटी एसिड में बदल जाएगा। कुछ और भी अगर दिया कभी आ जाए ऐसा एमसीक्यू, एल्डिहाइड भी फैटी एसिड में बदल जाते हैं, जैसे HCHO एल्डिहाइड, तो HC स्पेलिंग क्या है? OH एल्डिहाइड, ठीक है, और ये CH3CHO, फार्मूला वही चल रहा है, HCHO CH3CHO, दैट इज CN H2N+1 और CHO, ये एल्डिहाइड, एकदम कर दिया, उसकी जगह ये लगा दिया, और यही किसे बदल जाएगा? क्या? फैटी एसिड है, CH3COOH, यही है फैटी एसिड, इसमें बदल जाएगा। एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड, मेरा कहने का मतलब है कहीं पर ये फार्मूला आ जाए कि क्या चीज किससे बदलती है, तो क्या लिखोगे? एसिटाल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड वाला ही एल्डिहाइड है ना, तो एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड। एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम पे ये दोनों नाम पड़े हैं। इसका ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। इसका ग्रुप क्या है? क्या? एसिड। तो ये चूंकि एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसकी इसमें स्मेल है, वही इसका ओरिजिनेटिंग प्रोडक्ट है, तो एसिटाल्डिहाइड से क्या बना? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अगर रैंसिडिटी में ये चीज होती है, अब देखिए कि ऑक्सीडेशन के 3 तरीके हैं, यानी अगर Fe है तो FeO2 की प्रेजेंस में और वाटर और CO2, ये सभी लिखना एसिड की प्रेजेंस में। ये चीज क्या है? क्या ये H2CO3 है? कार्बोनिक एसिड। तो आयरन का कार्बोनिक एसिड यानी एसिड की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसे क्या रस्टिंग कहते हैं? Fe2O3। तो इसकी जगह 3/2 लिख दो, 2 लिख दो। अगर इसे 4Fe लिखा जाए और इसे 3O2 लिखा जाए तो क्या चीज हो जाएगी? सही है,
2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा रेड है? क्या रेड ब्राउन रस्ट? तो ये कोरोजन हो गया। अब जैसे कॉपर है, तो कॉपर अगर एटमॉस्फेयर में इन सब से रिएक्ट करे तो क्या हो, और साथ में H2O भी हो, तो CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? कॉपर कार्बोनेट, सर बीच में डॉट है क्या? हाँ, और कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसे मिक्स्ड साल्ट भी कहते हैं और इसे ग्रीन रस्ट भी कहते हैं। और अगर Ag हो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर से ये रिएक्ट करके क्या करेगा? Ag2S बना देगा, जो कि ब्लैक होगी, लूजेस इट्स लस्टर या गेट टार्निश्ड। क्योंकि अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ये नहीं होता, लेकिन एक लेयर सी चढ़ जाती है। जैसे हाथी का हौदा मेहरानगढ़ में रखा हुआ है, वो काला पड़ चुका है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपना वो रस्टेड हो गया है, वो पूरी तरीके से अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ रखे हुए, लेकिन एक लेयर सी चढ़ गई है। तो जो शाइनी मेटल है वो टार्निश होते हैं, उनमें रस्ट नहीं लगते। हटाने के लिए क्या करेंगे? उसको हटाने के लिए वो एक तरीके की बेसिक लेयर है, वो एसिडिक लेयर है, तो कुछ बेस का इस्तेमाल करेंगे, नींबू रगड़ने या कुछ भी। घर में तो पायल आलू घिस के तो चलता इतने है, साल पुराने क्यों हट जाएगा? हट जाता है कुछ भी, वो एक लेयर सी है। तो आप समझ में आ गया, ये ब्लैक कलर का टार्निश। 3 तरीके की है, सिल्वर की दिखाई, कॉपर की दिखाई, यही तीनों कोर्स में है। सर अगर Ag2S ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा फिर? ऑक्सीजन के साथ ये जो नोबल मेटल है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये मतलब ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट सर करते। अगर पूरा Ag2S ही ऑक्सीजन के साथ करेगा कुछ नहीं होगा? अगर मान लीजिए Ag2S है, जैसे कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जैसे Hg, तो HgS है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Hg प्लस SO2 बन जाता है, और ये प्योर मरकरी होता है। नोबल मेटल्स की या और जो इस तरीके के इनर्ट मेटल हैं, जो इस सिरे में लिक्वा सरकाना में अंत में आते हैं, जैसे ये भी आता है फेह गाग, Hg आ गया कि नहीं, तो अंतिम सिरे पर आते हैं। अगर इनका ऑक्सीजन से, इनके सल्फाइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए तो ये मुक्त अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू फ्री स्टेट। तो क्या ये प्योर मरकरी बन गया? इसी तरीके से मैं अगर Ag2S में O2 से रिएक्शन कराऊं तो क्या Ag मुक्त हो जाएगा और SO2 बन जाएगा? सो इट इज आल्सो जो सल्फाइड और हैं उनका रोस्टिंग कराया जाता सर है। ये मेटल से नॉन मेटल से। हाँ, ये रोस्टिंग कहलाता है। क्या? कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में करना, तो इसको क्या कहेंगे? रोस्टिंग। जबकि जो कार्बोनेट और है, इनका क्या कराया जाता है? सर कैल्सिनेशन। देखो, कैल्सिनेशन कराओगे यानी हीट करो, क्या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में यदि इनको गर्म किया जाए तो रोस्टिंग कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। नो ऑक्सीजन, इसका क्या मतलब है? नो एयर या नो ऑक्सीजन। तो क्या ये ZnO प्लस CO2 बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ZnO। अब ZnO से Zn कैसे पाएं? इसमें कार्बन से रिएक्ट करा दो तो क्या CO बन जाएगा, और ये गैस बन के उड़ जाएगा, और जिंक हमें फ्री स्टेट में मिल जाएगा। फिर बाकी इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके हम प्योर 100% जिंक पा सकते हैं, जिसको जस्ता भी कहते हैं। सर कॉपर और नाइट्रिक एसिड का क्या होगा रिएक्शन? यहाँ तक समझ आ गई ना बात आपको? तो हमने देख लिया कि अगर बहुत इनर्ट हैं तो उनके सल्फाइड और को अगर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाए तो SO2 बनता है और वो प्योर बन जाता है। मरकरी के साथ भी ऐसा है। सर ZnO को पीछे क्यों किया? हाँ? ZnO को, क्योंकि अगर ZnO है, अब इसके साथ ये मोर एक्टिव है, ये एक्टिविटी सीरीज के शुरुआती सिरे में जो, तो उनको क्या करेंगे? कार्बन से रिएक्ट करेंगे तो लिख बा सर तो रोस्टिंग सर वाली ना का मग अल मन जन, ये यहाँ पे कार्बन आता है। मतलब अगर मैं इसको करूं तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे कार्बन आता है। तो कार्बन फिर क्या करेगा? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेगा। तो हमने ये सी नहीं बताया था, बट यहाँ है। और ज्यादातर चीजों का रिडक्शन कोक यानी कोयले से होता है, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है। तो कोयला डाल के, तो जिंक ने क्या किया? कार्बन ने क्या किया? क्या इसका ऑक्सीजन ले लिया कि हम तुमसे ऊपर हैं, हमें अपना कार्बन दो, ऑक्सीजन दो, और इसे फ्री कर दिया क्या? तो ये चीज समझ में आ गई बात आपको? तो रोस्टिंग में कौन सी रिएक्शन होगी? रोस्टिंग में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। जैसे ब्रेड रोस्ट करते हो, तो जब ब्रेड रोस्ट करते हो तो तुम्हारे ब्रेड के ऊपर लगा हुआ जो बटर है, क्या वो फैटी एसिड में बदल जाता है? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। ऐसे ही जैसे हमने आपको बताया कि रोस्टिंग हो या फिर रेंसिडिटी हो, क्या दोनों समान है? हाँ, समान है, क्योंकि HCHO
और इसमें अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दी, हीट कर दी, मान लो ब्रेड आपने गर्म की, तो क्या एक और ओ जुड़ जाएगा? तो क्या यही रोस्टिंग भी है? क्या रोस्टिंग एक तरीके का ऑक्सीडेशन है? एक ऑक्सीजन और जुड़ गई है क्या? बोलो। तो जो डेंसिटी भी ऑक्सीडेशन है और रोस्टिंग भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो हम किसी भी चीज को रोस्ट करते हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग इट सरप्लस ऑक्सीजन। रोस्टिंग किस केस में की जाती है? एक्टिव मेटल्स में कि इनर्ट मेटल्स में? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं श्रेयान। जैसे मैंने कहा इनर्ट में रोस्टिंग की जाती है और जो एक्टिव है उनमें कैल्सिनेशन किया जाता है। ओके, नाउ दो और चीजें देखिए। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ऑन हीटिंग एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो copper ही आता है कि शाइनी ब्राउन कलर का मेटल है और अगर हीटिंग इन एयर ये क्या हो जाएगा? CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड टू ऑक्साइड लिखना, कॉपर टू ऑक्साइड, यही ब्लैक है। ठीक है, तो कॉपर ऐसा करता है। एक और रिएक्शन है इसमें, इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। देखो सिल्वर की रिफाइनिंग आ गई। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को अगर हम कॉपर के साथ रखें तो क्या कुछ हो पाएगा? हाँ, यस सर, हट जाएगा। और Ag बन जाएगा, इट इज कॉपर टू नाइट्रेट। और सिल्वर को अलग कर देता है। समझ में आ गई बात? तो सिल्वर नाइट्रेट की रिफाइनिंग इसी तरीके से की जाती है। अब जरा देखो कि अब देखें कि सर, हाँ सर कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो नहीं होगा ना? क्या? कॉपर का नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे तो नहीं होगा क्योंकि उसके वो नीचे है, तो HCl HNO3 इन सब के साथ कॉपर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर है। हाइड्रोजन भले डिस्प्लेस कर दे, कॉपर नहीं कर सकता, कॉपर नीचे है ना। तो जो हाइड्रोजन के नीचे के मेटल है, क्या वे हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर पाएंगे? जैसे कि हमारे पास ये है Zn प्लस HCl है, Mg प्लस HCl है, ये सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से Cu प्लस HCl है और Ag प्लस HCl है, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें किसमें रिएक्शन होगी और किसमें नहीं होगी? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है एक्टिविटी सीरीज में, तो इन सब में रिएक्शन नहीं होगी। और ये ऊपर है तो इनमें हो जाएगी। तो ZnCl2 प्लस H2, तो ZnCl2 प्लस H2 इनमें नहीं होगी, क्योंकि द एलिमेंट्स विच आर लोअर इन एक्टिविटी सीरीज देन हाइड्रोजन, they cannot displace acid. Now we come to acid, base and salt. इनमें एसिड की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बेसिस। देखो बहुत, क्योंकि वो जस्ट उसका अगला नेक्स्ट है। तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती तो थोड़ा बहुत कॉपर कर लेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कॉपर के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए। सो ऐसा है कि थोड़ी दूर तक रिएक्शन जाती है, लेकिन फिर जो है थर्मोकाइनेटिक्स है उसको अलाउ नहीं करती है रिएक्शन को, तो वो रुक जाती है 10% जाके। तो इसलिए ऐसा नहीं रखना चाहिए। हमारा बर्तन डिके हो सकता है, हमारा नाइट्रिक एसिड अशुद्ध हो सकता है, और क्या पता कार्बन कॉपर का जो बर्तन है वो पूरा 100% प्योर तो नहीं होगा। हमारे पास जो कॉपर है वो तो इतना सा कॉपर लो तो वो 300 रुपये का मिलता है, लेकिन बाजार में लेने जाओ तो 10 रुपये का मिल जाए। तो प्योरिटी पे सब कुछ है। प्योर कहाँ मिलेगा आपको? बर्तन भी बाजार में जो मिल रहा है वो प्योर है क्या? तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत अलॉय होती है। अब जरा देखो कि एसिड की कुछ प्रॉपर्टी, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? अगर ये मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? अगर ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन का। और अगर यही एसिड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या सॉल्ट बनेगा? प्लस हाइड्रोजन H2। और अगर बेस के साथ रिएक्ट करें सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्लस वाटर। और अगर ये मेटल कार्बोनेट के साथ CO2 और वाटर। और वाटर। और इसमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। मान लीजिए हमारे पास HCl है
और HCl में मैं इनको सबसे पहले जिंक के साथ रिएक्ट कराता हूँ ZnCl2+. Zn के साथ, और दूसरे में मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तीसरे में इनको Na2O के साथ रिएक्ट कराता हूँ, और चौथे में Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराता हूँ, और पांचवे में NaHCO3। यस, इन सभी में आंसर बताओ। सर इसमें बनेगा ZnCl plus H2O. कुणाल अरे पूछ रहा है, ये तो सब नहीं में बता पा रहे, कुणाल बता देगा। ZnCl2+H2. H2. और ये तो ठीक है, इसमें बताओ। NaCl सर H2 बनेगा ना, H2 क्यों? NaCl, plus H2O. नेक्स्ट बताइए। सर इसमें बनेगा NaCl plus H2O. नहीं, बनेगा वो तो आप सर NaCl एडजस्ट कर दोगे ना, सर NaCl 2 कर देना इधर। NaCl प्लस H2O. यहाँ सर NaCl plus H2O plus CO2. NaCl प्लस H2O Plus प्लस CO2। नेक्स्ट सर इसमें भी सेम है. NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ना अब अगर बेस रिएक्ट करते हैं तो बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? बेस की प्रॉपर्टी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या साल्ट बन जाएगा, और साल्ट के साथ हाइड्रोजन भी बन जाएगा, और इसमें सर सॉल्ट और वाटर। प्लस वाटर। जैसे कि अगर हमारे पास एक NaOH है और इसने रिएक्ट कर दिया जिंक के साथ, और इसी ने रिएक्ट कर दिया एल्यूमिनियम के साथ, और फिर ये रिएक्ट कर रहा है कुछ एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा? सर इसमें 2 ही होती है बस. बस 2 ही होती हैं। तो अगर जिंक के साथ किया तो क्या बनेगा? सर सोडियम सिलिकेट। क्या फार्मूला है? Na2ZnO2. ठीक है, सो Na2ZnO2 और प्लस H2। इसमें बताओ। सर NaAlO2 सही है। जो सबसे एक्टिव, फिर लेस एक्टिव, फिर नॉन मेटल। मोर मेटेलिक से मोस्ट नॉन मेटेलिक, इस ऑर्डर में लिखो। सर क्या नाम है इसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या सोडियम एल्यूमिनेट। अरे आता है छोटा सा। और प्लस H2 बन जाएगा। ये ध्यान रखना। Na क्या है? Na की क्या 1 प्लस की वैलेंसी, Al की कितनी है? 3 प्लस की, और O की कितनी है? क्या वैलेंसी पूरी हो गई? चेक करो। और यहाँ पे देखो, इस वाले में भी पूरी हुई है क्या? Na2 में, Na में 1 प्लस, Na में 1 प्लस, जिंक में 2 प्लस, और ऑक्सीजन में 2 माइनस 2 माइनस, क्या पूरी हो गई? Yes. सही है। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा? सर NaCl plus नेक्स्ट। हाँ हाँ बोलो। सर Na NaNO3 plus H2। NaNO3 plus H2O। अमित इसका बताओ। Na2CO3 plus H2O। तो इस तरीके से बेस और एसिड की ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि कैसे रिएक्ट करते हैं। सर अगर MgOH twice plus H2SO4 हो तो सॉल्ट कैसा बनता है? MgOH twice और H2SO4 तो सर उस सॉल्ट का pH कलर क्या आएगा? dot 10 है फिर डॉट 10H2 कार्बोनेट का यही है। बोल रहा था Na2CO3 plus SO4 बोल रहा था। भाई ये छोटा मोटा अब देखिए कि HNO3 की कुछ प्रॉपर्टी। HNO3 एक एसिड है, तो HNO3 अगर सभी मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज करता है।
ऐसे कौन से दो मेटल हैं जिनके साथ ये रिएक्ट करने पर वाटर रिलीज करता है? सर सर एल्यूमिनियम और मैग्नीज, देखो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये H2 रिलीज करता है। अब मैं बाकी कह रहा था एल्यूमिनियम और जिंक है ना सर? देखो समझ आई बात की नहीं? तो इतनी सीजन है बात से हेलो हाँ हाँ एल्यूमिनियम जिंक में भी H2 ही छोड़ेगा। क्या और एल्यूमिनियम और जिंक है वाटर वाला सभी बोल रहे थे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम H2 के लिए है। अरे पूछ ले भाई सब क्या नहीं मेरी भी कर रहा था। टेस्ट चल रहा क्या बोल रहे संपत तू वीडियो देना पहले या फिर अच्छा तो पहले अच्छा है गुड डे। क्या बोला था सर एल्यूमिनियम और जिंक है ना वाटर वाला HNO3 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? The calcium इट इज oxide स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटल then liberated H2 is oxidized by HNO3। HNO3 उसको क्या कर देगा? किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा? H2O में। एंड सेल्फ रिड्यूस, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा? ईशान ये ठीक बता रहे हैं। इन NO2 NO इन सब में, ठीक है, या N2O इन सब में ये रिड्यूस हो जाएगा, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड में खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अगर HNO3 मान लीजिए जिंक से रिएक्शन करता है श्रेयान, तो क्या होगा? ZnNO3 प्लस H2O। यही HNO3 अगर सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या होगा? सोडियम और साथ में ये खुद NO2 भी बनाएगा। रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, हाउएवर इट कैन बी बैलेंस्ड। सर NaNO3 NaNO3 प्लस H2 और प्लस NO2। मान लीजिए HNO3, बात ना करें आप, बताते काम। हाँ बोलो। हाँ सर ये मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg2NO3 ये- हाँ ये MgNO3 होल ट्राइस निकाल और प्लस H2O सर H2O नहीं अरे कम H2O बताने लगे हो। बोला था ना अरे अच्छा बोलो। सर मैं सर MnNO3 सर वो हाँ MnNO3 होल ट्राइस सर प्लस H2 However, in case of manganese and magnesium, ठीक है, it liberates H2। However, दो मेटल के साथ ये H2 लिबरेट करता है, HNO3 की बात कर रहा हूँ, और बाकी सबके साथ H2। तो सर अगर HNO3 with, ध्यान रखना, Mg and Mn बुक में बोर्ड में लिखा आएगा जरूर एक क्वेश्चन, लिबरेट। अगर टफ पेपर बनाएंगे तो जरूर आएगा। तो बनी रहा सर With Mg and Mn liberate H2 and with other metal, with other metal, बात न करो, liberate पैरेलल में क्लास चलाते हो, with liberate H2O, है ना? या पार्टीशन कर दीजिए, तुम उधर पढ़ो हम इधर नहीं, पढ़ो। नहीं, अच्छा, इतनी बात समझ आ गई? तो H2O दूसरे मेटल के साथ ये क्या करता है? H2O लिबरेट करता है, और इसके साथ क्या करता है? इन दोनों के साथ H2। अगर मान लीजिए कि हमने कैल्शियम को रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, तो वो तैरने क्यों लगता है? सर वो हल्का है ना सर इसलिए ये ठीक कह रहे हैं, उस पे हाइड्रोजन के बबल चिपक जाते मैं हैं। वही कह रहा था सर HNO3 के साथ करेंगे तभी H2O मिलेगा। क्या?
HNO3 के साथ अगर आप किसी को भी करोगे H2O मिलेगा, सिर्फ 2 नहीं देंगे, 2 ओरिजिनल देंगे जो इनके साथ होती है। जैसा मैंने बताया ना कि एसिड विद मेटल क्या लिबरेट करते हैं, H2, तो ये दोनों सही सही चलते हैं और बाकी टेढ़े चलते हैं HNO3 के साथ। 2 ठीक ठीक चलते हैं और बाकी के 2.5-4 है। अब जरा देखो कि व्हेन कैल्शियम की किस एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाए तो तैरने लगे, HCl की, HNO3 की, H2SO4, कोई भी करा दो सब ये तो पहले कोई भी है। व्हेन कैल्शियम इज सर HNO3 के साथ करेंगे तो थोड़ी होगा। अब HNO3 का तो से मतलब है। वो नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो उसमें H2O ही दे देगा। वही तो तो। HCl and H2SO4, then H2 बबल्स किस पे स्टिक हो जाते हैं, सर कैल्शियम स्टिक ऑन कैल्शियम एंड इट फ्लोट्स। वैसे तो खुद ही हल्का है, सर कैल्शियम पे स्टिक होंगे या फिर कैल्शियम के कैल्शियम पे स्टिक, कैल्शियम पर साल्ट बन जाएगा, वो घुल जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ कैल्शियम है वो तब अभी तुरंत तो रिएक्शन सारी होगी सर। नहीं, थोड़ा सॉल्ट बनने लगेगा लेकिन वो तैरने भी लगेगा। सर जो कैडमियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्टिव होता है। कैडमियम यस सर। चेक करना पड़ेगा, कैडमियम तो कट भी हो जाता है, यस सॉफ्ट मेटल है तो बता देते हैं। कैडमियम का है, पूछा गया है क्या? नहीं सर याद आया, सीजन बोल रहे हैं। याद पे सर मत कल ही जाओ। एग्जाम में जो कोर्स था पहले वही बताओ। याद में तो फिर तो फिर पूछते हैं। सर ये तो कल सुबह तो कल सुबह आ जाना। सर फिर भी क्या रहेगा हमको। चलो अब आगे की बात करते हैं। एक और चीज है कि अगर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में फिगर दिया है, NaCl और H2SO4 की रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा? सर मैं बताता हूँ। बोलो। सर Na2S Na2SO और सर ये HCl के व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगे, यस सर। और अगर उसमें ब्लू लिटमस ले आया जाए, सर रेड हो जाएगा सर। सर मॉइस्ट रेड है। लिटमस हाँ सर सर। और ड्राई ब्लू लिटमस तो सर कुछ नहीं होगा सर। तो नो कलर चेंज, और अगर मॉइस्ट लाएंगे तो कलर चेंज। मतलब तो इतनी बात समझ में आ गई? नहीं फ्यूम्स मतलब सर, फ्यूम्स मतलब वो मतलब Yes. श्वेत कलर का धूम्र निकलता है, ठीक है। तो लाया था। अब आगे देखिए तो मना क्यों करा? जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या चीज है? सर मिक्सचर ऑफ लिक्विड। Universal indicator is a mixture of various types of indicator. Is a mixture of various, क्योंकि 1 से लेकर 14 की पीएच रेंज में कोई इंडिकेटर काम ही नहीं करता। किसी की 7 से 10 तक है, किसी की 8 से 12 तक है। हम पूरे 12 ले लें तो भी कोई सबकी 4 पीएच रेंज को कवर करता है, पूरी 14 को नहीं कोई कवर करता। ऐसा कोई नहीं किसी से कहते सकते हो कि तुम सारे पीएच पे अलग अलग कलर दोगे। लिटमस कहेगा हम तो नहीं देंगे, हम जो है 6 से देना शुरू करेंगे और 12 के बाद हम बिल्कुल उसने में गड़बड़ हो जाते हैं, हम हमारा सारे बैक्टीरिया सब सेल मर जाते हैं, हम उतना ही देते। तो कहते उसके बाद नहीं करेंगे। फिर फिनोल्फ्थालीन से पूछा गया तुम कहां से कहां तक दोगे, उसने कहा कि हम 6 से इतने तक देंगे। सबसे पूछ लिया गया तो जो सबकी रेंज बनाई गई कि कौन कितना कितना देगा, फिर सबको थोड़ा थोड़ा मिलाया गया कि सब कहीं ना कहीं तो कलर देंगे, और जब सबको मिलाया गया तो एक डीप येलो कलर का एक सोल्यूशन तैयार हुआ जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा गया। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए सोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। उसमें नेचुरल भी मिलाए गए हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ सर सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब वेरियस जो लैब में तैयार होते हैं, नेचुरल एंड synthetic indicator which gives color change from 0 to 14 pH value, which सर ये एक्यूरेट है। gives color change, क्योंकि आपके बुक में चार्ट बना हुआ है तो कलर चेंज आएगा कि नहीं? सर अगर ग्रीन कलर आए तो क्या आएगा? ग्रीन कलर 7 पर आता है, which gives न्यूट्रल color change
तू मत खा एट वेरियस पैरेलल में क्लास में चलाओ ये प्रांजल सर वो क्या ही चलाएगा। सारा अगल बगल वालों को बता दे रहे चोरी चोरी। तो ये बात समझ आया, बहुत अलग अलग ये कलर चेंज है वेरियस पीएच, इतनी बात समझ आई। तो नेचुरल सिंथेटिक नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे लिटमस पेपर कैसा है, नेचुरल नेचुरल है, और इसके अलावा हल्दी कैसी है, नेचुरल सर ऑनियन ऑनियन और फैक्ट्री नहीं मिलाया जाता, रेड कलर टर्मरिक, और बोलो सर और फिनोक्सिलिन फिनोक्सिलिन, ये ठीक बता रहे हैं, सिंथेटिक, और बोलो मेथिली ऑरेंज सर चाइना रोज वो तो नेचुरल। कुणाल जमाल बटा बोल यस सर अभी मिथाइल ऑरेंज का है, सही है सर। और मिथाइल ऑरेंज, यस सर। सर कैबेज भी होता है मिथाइलिन ब्लू, अरे हाँ वो सर रेड कैबेज ये सब हो गया। तो इसमें सिंथेटिक ये है जो लैब में बनाए जाते हैं, और वो वैसे वो हैं, ठीक है, इनके अपने अपने इंडिकेशन है। अब जरा देखिए, तो ये अलग अलग है, एंड इट्स कलर, जो इसका कलर है H न्यूट्रल इज 7। सर टर्मरिक क्या है? टर्मरिक का मतलब हल्दी, नहीं टर्मरिक इमली बोल रहा है सर ये इमली, ठीक है। सो इट्स कलर इन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या है, ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए टार्ट्रिक उससे कैथा से बनता है, वो जो गोल गोल खट्टा खट्टा। अब देखिए इसके अलावा भी एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब कैसे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे होती है? एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड मोस्टली एप्पल में होती है, और एप्पल में ज्यादा होती है सिट्रिक एसिड और थोड़ी एस्कॉर्बिक एसिड होती है। सर वो बता दीजिए सर, एंट और वो क्या ऑक्सैलिक एसिड किसमें होती है, टोमेटो। मेटल तो स्टिंग ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है, सर सिट्रिक एसिड लेमन एंड ऑरेंज में होता है। हाँ जितने भी सिट्रस फ्रूट सर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, फिर कुछ वो लैक्टिक एसिड है, लैक्टोबैसिलस Lactobacillus बैक्टीरिया के नाम पे लैक्टिक एसिड है। जितने भी हैं ये किसी न किसी बैक्टीरिया के नाम पे, क्योंकि वो एसिड छोड़ते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आउट ऑफ बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, वो अंदर में उनके अंदर डाइजेशन नहीं होता, होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं है, वो बाहर न्यूट्रिशन करते हैं। सर हाँ सर जो एंट और वो नेटल वो होते हैं प्लांट, वो मैथमेटिक करके, और जो वॉस्प और स्पाइडर होते हैं वो हाँ। अब ये देखो, बात ना करिए, जैसे इसमें कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि नेटल प्लांट को डॉग प्लांट के साथ रखा है। तो नेटल प्लांट इज विद डॉग प्लांट, डेप्थ नहीं है, इज फाउंड नियर डॉग प्लांट। जैसे कहते हैं रहीमन क्यों कैसे निभे बेर केर को संग, और वे डोलत रस आपने उनके फाटा तंग। तो वो कहते हैं कि यानी जो बेर और केले का संग कैसे हो, जब बेर घूमेगा तो अपने कांटे से इधर उधर, वो तो अपनी मस्ती में झूम रहा है, लेकिन केले के कोमल पत्ते फट जाते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ कैसे हो, फूल तूने डाल का क्यों तोड़ा आशिष्ट, और डाल पर लहरा रहा था जैसे था कैपिटलिस्ट, जैसे बहुत बड़ा उद्योगपति हो। तो ऐसे बेर और केर का संग नहीं निभ सकता। ऐसे ही जहाँ नेटल प्लांट होंगे वहां पर साथ ही साथ में कौन होगा, डॉग प्लांट होगा। नेटल प्लांट क्या एसिडिक होता है, और उसमें उसी तरीके के स्टिंग होते हैं जैसे लाल चींटियों में होते हैं, मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो नेटल प्लांट में देखो, नेटल प्लांट स्टिंग कैसी है बताइए सर, एसिडिक मैथेनोइक एसिड। एसिडिक, इसको कहते हैं मीथेनोइक एसिड। क्या मीथेनोइक एसिड का ये फार्मूला, सर हाँ याद है। मीथेनोइक एसिड, और क्या इसी को फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। तो मधुमक्खी में कौन सा होता है, अभी बता रहे हैं, ये समझ में आया। फॉर्मिका का क्या नाम है, ये ठीक कह रहे हैं, कैसे, लाल चींटी, फॉर्मिका। सर फिर तो सर वो देखो बहुत बड़ी बात है, हमने बताया नहीं था, उन्होंने हाँ सर बोल दिया, पहले हाँ बोला बाद में, ये इतिहास की बड़ी घटना है। इसमें क्या पाया जाता है, नेटल प्लांट स्टिंग। ये कैसी है, एसिडिक। सर जो लाल चींटियों की स्टिंग है वही नेटल प्लांट की। सर टमाटर को नहीं बोलते नहीं, फॉर्मिका कहते हैं लाल चींटी को, उसी के नाम पे फॉर्मिक एसिड पड़ा। अब ये देखो, तो किसी न किसी के नाम पे पढ़े हैं। एंड नियर बाय कैसा प्लांट होगा, डॉग प्लांट, डॉग सर बेसिक प्लांट, जो कि बेसिक है। तो अगर इसकी स्टिंग आपको लग जाए तो डॉग प्लांट से रगड़ लेना चाहिए।
अब हमारे पास वेस्ट का स्पाइडर है, बी है, इन सबके जरा स्टिंग के बारे में जान लें। तो जैसे मेरे घर के ऊपर एक नींबू का पेड़ है, तो सर घर के ऊपर? हाँ, घर के पास है, घर के बगल में है। मतलब मैं जब पहले था ना तो वहाँ बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ से जाने रहता था, तो मैं जब यहाँ शिफ्ट आया तो सब आम के पेड़ ले आया हूँ। भाई किसी और के लिए क्यों छोड़ना। आगे वाला देखो। तो बी, ठीक है, और बी हो गया, वेस्प हो गया, और क्या हो सकता है, मान लीजिए आंट हो गई, तो इसकी जो बी की स्टिंग है वो कैसी होती है, एसिडिक। तो इसको जब एसिडिक होती है, तो जब मैं उसकी पत्तियां काट रहा था ऊपर की टहनियां, तो एक मधुमक्खी का छत्ता था, अभी एक हफ्ते पहले हुआ था, उसने मेरे हाथ पैर में कई जगह काट लिया मधुमक्खियों में। तो तुरंत हमारे घर में क्या था, वो बेकिंग सोडा था। बेकिंग सोडा हमने हल्का सा गर्म किया और उसको सब जगह लगा दिया, सारा स्टिंग चला गया, पता भी नहीं चला किसी को ही काटा। वो तो पर डाइल्यूटेड, समझ आई बात की नहीं? क्यों नहीं, तो उसी में कितने लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, इधर बताते हैं। अगर आपके पास एक छोटी छोटी चीजें हैं, पहले या तो नहीं है तो नेट पे तुरंत पता कर लो कि इसकी स्टिंग एसिडिक है बेसिक, और क्या लगाना चाहिए। तो उसकी एसिडिक है, इतना जल रही थी, लेकिन जैसे ही लगाया गर्म करके, तो तुरंत हमको शायद 5 या 7 मिनट हुआ होगा, पता ही नहीं चला कि कहाँ का, क्योंकि वो सब्सिडाइज हो गया। तो अगर इसकी स्टिंग एसिडिक है तो हमें ट्रीटमेंट क्या है? सर बेकिंग सोडा बेसिक। सर दर्द बहुत होता है सर। ये ठीक कह रहे हैं, NaHCO3 लगा दीजिए, दर्द होगा NaHCO3 लगाने से, लेकिन थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। तो अब वेस्ट कैसा होगा? वेस्ट बेसिक है, तो क्या लगाओगे? लेमन लगा देना, ठीक है। और ये एसिडिक है, तो बेकिंग सोडा, ठीक है। सर वेस्ट क्या होता है? वेस्ट जैसे कि येलो कलर का ततैया, सर ये स्टार्ट ही आगे बोला ठीक है। वो ततैया को तीतर भी कहते हैं, हाँ सर। है ना? तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने सर, तीतर? 3 सर। हाँ। कि अब हम देखेंगे हर एक रिएक्शन है सर। क्लोर, हाँ बोलो सर MgOH + H2SO4 सर सेम कंसंट्रेशन, तो उसके सॉल्ट के पीएच का कलर क्या है? MgOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। H2SO4। तो ये सर, ये कैसा acidic होगा। ये देखिए Acidic salt। कि ये कैसा सॉल्ट होगा, क्योंकि ये वीक बेस है। ये कैसा है? सर सैंपल पेपर में इसका कलर ग्रीन दे रखा था और इनके। ये तो कैसा है? न्यूट्रल बोल रहे हैं। क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? सुमंत अगर मैम भी सही करेगी। देखो सुन लीजिए, फिर उसके बाद बोलिए, पहले भी आप पूछ चुके हैं। तो ये MgSO4 और H2O बनेगा, तो ये H2SO4 ये बन गया। लेकिन ये MgSO4 क्या है? क्या ये सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, अगर ये इसका चारों कलर क्या होगा? ये बता रहा हूँ, Mg2+ और SO4 और वाटर टूट के क्या बनेगा? तो ये इससे कहेगा नहीं, मैं तो अकेले घूमने में डरता हूँ, मुझे तो OH चाहिए ही चाहिए क्योंकि मैं वीक हूँ। तो ये क्या करेगा? क्या MgOH होल ट्वाइस बना देगा? और SO4 क्या कहेगा कि मैं तो फ्रीली घूमूंगा, और ये H+ भी फ्रीली घूमे और ये भी फ्रीली घूमा। तो बताओ सोल्यूशन में ज्यादा कंसंट्रेशन H+ की हुई कि OH की? जितने OH रिलीज किए गए, क्या Mg ने उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया? और जबकि SO4 ने ये प्रेफर किया कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन तो ले लेंगे, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दोज हाइड्रोजन। उसको भगा देता है, उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब ये सोल्यूशन एसिडिक हुआ कि बेसिक? सर एसिडिक। अगर एसिडिक हुआ तो इसमें अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो उसका क्या कलर आएगा? रेड की ब्लू? रेड। तो इसका कलर रेड आएगा। सन्नाटा का तो येलो आएगा। जो भी है, अब उसके इधर उधर वाला रहेगा, मतलब रेड की साइड ही तो आया, ब्लू वाली साइड तो नहीं आया ना। ब्लू की साइड ग्रीन होती है और रेड की साइड येलो होती है। तो इस तरीके से सर ग्रीन तो सर न्यूट्रल होता हाँ, ग्रीन न्यूट्रल है, मतलब हल्का ग्रीन, ग्रीन से फिर ब्लू, ग्रीन ब्लूइश। दूसरी बार की तरह एग्जाम में तो क्या करना आपको यही लिखना है कि येलो लिख देना। एसिडिक है ना सॉल्ट, बताया ना रीजन क्यों एसिडिक है। बाकी कटे तो कटे, हायर क्लास में नेट में देखोगे यही है, एसिडिक है। सही लिखो। देखो न्यूटन ने अगर ये सोचा होता कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कर लूँ, इन्वेंशन कर लूँ और ये ग्रेविशिया की बुक लिख दूँ तो मेरे बच्चों का पेट पल जाएगा, तो फिर वो न्यूटन ना होते।
उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ मुझे ठीक से करनी है। तो यूनिवर्सिटी के सारे लोग घूम रहे, मेरे यहाँ नौकरी कर लीजिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर चलते हो कि सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ की फिक्र किए बिना कि मार्क्स कितने आएंगे, वो उसकी ना आपके पीछे लोग आएंगे, मेरे मार्क्स ले लो, मेरे यहाँ की उपाधि ले लो, तो उनको उपाधि दे के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो फॉर्मेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब हम देखते हैं कि ये सही है तो सही है, फिर मेरे नंबर शायद 0 आए, तो जब हमारा ये एटीट्यूड रहता है तो लोग हमारे पीछे घूमते हैं, हम नहीं घूमते। हमें उनके एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करने हैं, हम अपने एक्सपेक्टेशंस, हमारे खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, हम उस पर खड़े उतरे। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि हम क्या करें, जो हो सो हो, हमने नेट में देखा ये सही है, हम यही करेंगे, तुम काट लो हमारे नंबर, ठीक है कि नहीं। तो टोटल मोटिवेशन है ना। रहीमन, ये घर प्रेम का और खाला का घर ना, ये मौसी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। और शीश उतारे भूमि धरे और सो बैठे घर माई। अगर अपना शीश उतारोगे, अपना मैं पना छोड़ोगे, तो ही उस खुदा का घर पा पाओगे। तो यहाँ पर सर कटने को भी तैयार होना चाहिए सत्य के लिए। अगर ये चीज सही है तो हम इसी के पीछे जाएंगे। तुम कितने नंबर काटो, काटो और काटोगे और काटो। टीचर कहेंगे ये तो वहां से आया है, काटो हमारे नंबर। तुम खुद अपना सर कटाने को तैयार हो, लेकिन सत्य के लिए। तो आप देखोगे लोग पीछे आ जाएंगे कि ये सही था, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रुथ कैन नॉट बी कवर्ड एनी मोर या फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, इट विल गेट रिवील्ड। ये कुछ ना कुछ दिन बाद क्या होगा, उभर के आ जाएगा। तो सूर्य को अधिक देर तक नहीं छिपाया जा सकता, इसलिए हम सही के पीछे जाएं। हमने रीजन बता दिया, अब आप ये ऑप्शन के पीछे जाओ या सही के पीछे। कटने दो नंबर, कह दो हमारा सही है, 4 लोग को चेक भी करा सकते। अब जरा देखिए कि क्लोर-अल्कली प्रोसेस पैरेलल में मत चलाओ निशान। तो सब सारे डाउट उसको अभी पूछने हैं स्पीड पे तुमसे। अब जरा देखो, ठीक है, अभी बाहर खड़ा था तुम्हारे साथ तो नहीं पूछ रहा। हाँ सर, नहीं पूछा था। अब ये देखो, ये ब्राइन सोल्यूशन और H+ और OH-। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है कि मैंने इसमें क्या कर दिया, प्लस क्लोरीन और एक एल्कली का Na हुआ है। अब यहाँ कौन जाएगा, Na+ भी H+ कहेगा मैं तो नहीं जाता, मैं ज्यादा एक्टिव हूँ, मैं क्यों इलेक्ट्रॉन स्वीकार करूँ, तुम जाओ तो जाओ। तो इसको यहाँ मिल जाता है। इन दोनों में भी होता है। तो ओवर पोटेंशियल के चलते क्लोरीन कहता है कि ये इससे कहेगा तुम जाओ, मैं नहीं जाता, तो क्लोरीन को जाना पड़ता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन। सर OH और HO में फर्क है क्या? अब ये देखो कि HO कुछ नहीं होता है, OH ही होता है। अब यहाँ पर जहां पर कौन जा रहा है, एनोड, एनायन जाए उसे क्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। एनोड कैथोड में गलती नहीं करना, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जहां एनायन जाए उसे एनोड कहते हैं। तो उस पे क्या आएगा, क्या Cl जाएगा, और क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कैथोड पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कैथोड पर कौन जा रहा है, क्या कोई कैटायन जा रहा है, क्या वहां H+ जा रहा है, तो वो H+ जाएंगे तो क्या वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इसने छोड़ा है, देखो Cl ने यहाँ छोड़ा, अब क्या वो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे यहाँ और चल के यहाँ पहुंचेंगे। जब H आएगा तो कहेंगे लो ये इलेक्ट्रॉन वहां से लाया हूं, तुम ले लो, वहां से आया। तो अब ये 2H+ वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए गए, तो क्या होगा, क्या H2 बन जाएगा। तो प्रांजल बताइए, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन? हाँ, रिडक्शन। जब ठीक है कि नहीं, तो ये H+ जहां इलेक्ट्रॉन स्वीकार किए गए, सो एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस एंड एट एनोड क्या होता है, और रिडक्शन। जिसे ज्यादा ना समझ में आए तो ये ऐसे समझ सकता है कि ये मान लीजिए कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो ऑक्सीडेशन O और R में पहले क्या आता है, L और R में पहले क्या आता है, L पहले आता है, और O और R में MnO_P_Q_R_S_T। तो O और R, और यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, समझ में आया। और इसी तरीके से कैथोड एनोड में पहले क्या आता है, A। तो और फिर C आता है, तो क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड हमेशा लेफ्ट में दिखाया जाए। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। तो इससे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लेफ्ट राइट। तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसे पहले लिखो। ये गलवानी नहीं, ये ट्रिक बताइए, तो उन्हीं के नाम पे गलवानिक सेल बना।
उनको नोबेल प्राइज मिला, जितने भी सेल है वो गैल्वानिक सेल। इसके लिए नोबेल प्राइज उन्होंने एक सेल बना दिया ना गैल्वानिक सेल, जितने भी सेल है वो गैल्वानिक सेल है, चाहे डेनियल सेल हो चाहे लैप्लासियन सेल हो, सब गैल्वानिक सेल। एक एक गैल्वानिक, ये बगल वाली नहीं। वो तो नहीं समझ रहे गलवान घाटी वाले। नहीं अच्छा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हुई, तो अब हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया, तो अगर NaCl एक्वियस है क्या, यही तो ब्राइन सोल्यूशन है, और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा दी, तो इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हो गया, क्या NaOH बना और प्लस H2 बना और Cl2 बना, ये कहाँ पे बना, एट, और ये और ये इन सोल्यूशन। तो ये ज्यादा सामरिक महत्व का नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है, चूंकि क्लोरीन इसमें बन रहा है और क्या बन रहा है कि एल्कली, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब और अगर मान लीजिए NaCl को मैं 1470 डिग्री 17 केल्विन में इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं, तो प्रांजल क्या बनेगा, इस बार कुणाल ना बोले प्रांजल के नाम से, बोलो। Na+Cl बोलो। तो सर, Na बन जाएगा और Cl2, ठीक है, यानी मोल्टन की कराई जाए, एक होता है मोल्टन और एक है ब्राइन। मोल्टन कॉमन सॉल्ट, पिघला हुआ। कभी भी नमक को चम्मच में लेके गैस पे गर्म किया, कैसे लिक्विड बन जाता है, देखा तो होगा, कभी किचन में गए नहीं हो, जब मैगी बनाने चम्मच रख के तो 3000 इनकैंडिसेंसी होती है आपकी गैस की, 1470 पे ही काम करने पे रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, आधे पे जरा सा रखोगे काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जाना नहीं, तो इतना तो बहुतों ने देखा होगा, आप भी देख लीजिएगा। तो इस तरीके से नमक को अगर हम पिघला दें, ठीक है कि नहीं, और उस पिघले नमक को अगर हम बैटरी में डाल दें, बैटरी रख लो एक बर्तन में, उसी में नमक पिघला के डालते रहो, तो उसके एक टर्मिनल पे क्या आ जाएगा और दूसरे टर्मिनल पे एक तरफ सोडियम इकट्ठा हो जाएगा और दूसरी तरफ क्लोरीन के बबल हो जाएंगे, थोड़ी देर में सब कुछ फिर से जम जाएगा, लेकिन वहाँ सोडियम ट्रैप हो चुका होगा और वहाँ क्लोरीन के बबल होंगे। क्लोरीन को तो तुम नहीं पा पाओगे, लेकिन अगर नमक हटाओगे तो सोडियम को काट भी सकते हो। सर ये बैटरी ऐसी बनती है? बैटरी ऐसे नहीं बनती, मैं कह रहा हूँ कि पिघला के डालो किसी बर्तन में और उसी में एक बैटरी डाल दो, तो एक एंड पे सोडियम आ जाएगा। सोडियम अगर सही है घरेलू, तो नमक क्या है, 2-4 चम्मच लोगे, किसको पता चल रहा है मम्मी को कि आपने निकाला। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। अब जरा आगे देखिए, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर, ये भी क्वेश्चन आता है। सर वो तो पता, ठीक है, बेकिंग सोडा रजत किस काम में आता है, बेकिंग पाउडर किस काम में आता है? सर वो ऐसे जब लग जाता है तो हाथ पे लगाने के हाँ काम आता है ना, वो बेकिंग सोडा। हाँ, और बेकिंग सोडा का क्या काम है सर वो खाने में यूज अभी मत बताओ, आप पहले बता देते दूसरे के। खाने में डालते हैं, हैं? खाने में डालते हैं। और खाने में बेकिंग सोडा किस लिए डालते हैं? पकाने के लिए जल्दी। बेकिंग सोडा मिल्क में डाला जाता है, तो मिल्क में डालने पे क्या होता है, शिफ्ट कर देता है वो एल्कली बेसिक साइड में। यस सर। और बेकिंग पाउडर का क्या काम है? सर वो फ्लफी बनाता है सर, वो CO2 प्रोड्यूस केक बनाने के काम में आता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे? सर कैसे माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, माइल्ड एडिबल एसिड। सर इसमें तो लिखा है किचन में बेकिंग सोडा काम आता है। बेकिंग सोडा जैसे किसी चीज को, छोले को पकाया, जल्दी पकाना है, नहीं सर, पकोड़े वगैरह दूध, वो तो सोडा डाल के देख लेना, वो साबुनी पकौड़े बनेंगे। नहीं सर इसमें यही लिखा है। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर। सर इधर लिखा कॉमनली यूज्ड इन किचन, तो किसमें लिखा है? सर बेकिंग सोडा की पहली लैंग्वेज। सर बेकिंग फॉर मेकिंग पकोड़ा। सर अगर ऐसा करेंगे तो पकोड़ा तो कड़वे बन जाएंगे। कड़ो बन जाएंगे, वो सही नहीं लगेगा। सर फिर क्या तो अब उसमें केस है, टेस्टी चाहिए ना, एक्चुअली ऐसा हो सकता है जो ऑयल है, ऑयल का नेचर एसिडिक है। ऑयल जितने भी होते हैं ना, आप देखोगे तो उस एसिड, वो उस बेस को हो सकता है सब्सिडाइज कर दे, क्योंकि जो पेस्ट्री उनमें ऑयल नहीं पड़ता है, लेकिन जो ऑयल है उनमें अपने नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं। थोड़ा ऑयल जरूर न जरूर, तो वो फैटी एसिड्स और साथ में बेकिंग सोडा क्या बेसिक है? यस तो सर। बेसिक उसका फैटी एसिड्स इट इज सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज।
तो बेकिंग सोडा आप डाल दोगे तो उतना पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आप चीज एसिडिक खा रहे हो, अगर थोड़ा बेस मिल भी जाए तो क्या कुछ फर्क है? हाँ सर, ज्यादा डालने से कड़वा दिखता भी है। नहीं, ज्यादा डालने से कड़वा दिखेगा, लेकिन जो फैटी एसिड है उसको उसका जो बेकिंग सोडा का बेस है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। बाकी पेस्ट्री में ये चीज नहीं चल पाएगी, ऐसा बात है। और ये बताओ, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है उनका कंटेंट क्या होता है? कुनाल? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दैट इज सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का कंटेंट बताओ। ये ना सोडा फायर, और इससे क्या रिएक्शन होती है? जैसे कि इन्होंने बताया NaHCO3 और H2SO4, तो इसके नाम पे इसे सोडा कहा गया और इसके नाम पे एसिड कहा गया, क्योंकि सोडा सोडियम से बना है। जैसे कास्टिक पोटास हमने नहीं बताया था, कास्टिक सोडा, तो जब सोडा वर्ड आ जाए तो सोडियम, तो सोडा एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जब इनकी रिएक्शन होती है, जब पंचर कर देते हो तो रिएक्शन होती है, इसमें एक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एक CO2 जो दो पीछे रखे हुए हैं, तो उनमें अगर आप इसे पंचर कर यूज करके इधर रेड वाला देखो, अब इधर देखिए कि Na है, इधर देखो, तो इन दोनों को रिएक्शन कराया जाए तो Na2CO3 जो रेड कलर के 9 गैलन्स होते हैं हर जगह, वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जगह जगह एयरफोर्स में रखे हुए हैं कि नहीं, केवी में रखे हुए हैं, तो बड़े बड़े इतने बड़े रखे हैं। फूक भी हां बाल में। अच्छा देखो, Na2SO4 समझ गए, और क्या बना बोलो? क्या CO2 बना सर H2O और H2O। तो इसका क्या काम है? ये कूलेंट है, ये क्या है? कूलेंट। और ये क्या करेगा? क्या ये स्मूथनिंग करेगा? यानी उसके ऊपर CO2 की एक चादर यानी लेयर बना देगा। तो स्मूथनिंग, जब ये स्मूथनिंग होगी तो क्या होगा? स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है? क्या ब्लैंकेट भी स्मूथनिंग करती है? यानी आपको हवा के कांटेक्ट से मुक्त कर दे, ब्लैंकेट ओढ़ के निकलते हो नहीं जब कहीं होता है तो ये स्मूथनिंग करेगा, ये कूलिंग करेगा, ये सिंपली बन जाएगा, ये कोई नहीं, ये बस डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। सर इस तरीके से इनकी रिएक्शन से कूलिंग कर सकते हैं जो जलती हुई चीज है, और साथ में उसका कांटेक्ट से O2 हटा सकते हैं। सर अगर H2 कूल कर रहे हैं तो मतलब वो बहुत हाई प्रेशर पे होगा। यस, उसकी जो हीट कैपेसिटी है बहुत हाई होती है, बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तब भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो H2O एक कूलेंट है, एक अच्छा कूलेंट है। जब कहीं भी आग लगी हो, अगर सॉलिड फायर है, जैसे सॉलिड फायर, लिक्विड फायर, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फायर होती है, तो पेट्रोल में लगी तो कैसी फायर है? लिक्विड। और अगर इलेक्ट्रिक में लगी है तो इलेक्ट्रिक में क्या यूज करते हो? सर इलेक्ट्रिक में सर हां ये ठीक कह रहे हैं, DCP ड्राई केमिकल पाउडर। तो वहां पर इलेक्ट्रिक में है तो उसमें पाउडर से उसको करते हैं, उसमें ये सब नहीं डालेंगे, पानी नहीं डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक में, ठीक है कि नहीं? तो नेक्स्ट देखते हैं, वॉशिंग सोडा के कोई 4 यूज बताओ कुणाल। बताओ, बोरेक्स बनाने में किसका यूज होता है? सर ग्लास में हार्ड वाटर को सॉफ्ट गिलास पेपर रिमूव करना। सर वो क्लोथ बताते हैं सर, वो ग्लोव साफ, वो ब्लीचिंग पाउडर है सर, क्लीनिंग एजेंट भी है। अब जरा देखिए, 2 तरीके की हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्पररी हार्डनेस होती है। जैसे इन्होंने कहा सॉफ्ट हार्डनेस होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये ऑक्सीमोरन है, इस यू आर बिटर सॉफ्ट। बिटर सॉफ्ट का मतलब है तुम, मतलब जैसे भी बिटर स्वीट एज ए सॉफ्ट हार्डनेस, बहुत बड़ी बात है, विरोधाभासी अलंकार है। अब जरा देखें, अब जरा आगे देखो, तो हार्डनेस 2 तरह की है, चेक करो, एक परमानेंट हार्डनेस है और एक टेम्परेरी। थोड़ी देर हम लोग रुक जाते हैं जब तक इनकी क्लास चल जाए। नहीं सर, ठीक हम है। इनके सम्मान में सब चीज उन्हीं से पूछनी है कि 10 मिनट बाहर रुक जाना, बैठ जाना वहाँ पे इस दुकान ऊपर की दुकान के सामने। तो परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है कि हार्डनेस में अगर मान लीजिए कि सब कुछ रहेंगे, अगर HCO3 माइनस है और इसमें क्या है, टेम्पररी हार्डनेस में Cl माइनस रहेगा, ये चीज रहेगी, और HCO3 माइनस, और साथ में और क्या रहेगा? मैग्नीशियम नहीं रहता।
मैग्नीशियम के भी साल्ट रहेंगे और कैल्शियम के भी साल्ट रहेंगे, Na+ के रहेंगे और साथ में K+ के तो सभी में रहेंगे। ये कुछ हिंडर नहीं करते। इन एडिशन टू दिस, ये चीज मुख्य है इसका रंग। सर नाइट्रोजन भी, अब देखो ये सारी चीजें, सर तो नाइट्रोजन की वजह टेम्परेचर का सर टेम्परेचर, ये सोडियम और ये K+, ठीक है, इतनी बात रही। तो यानी कि परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है? परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय ओके, तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, तो सोडियम कार्बोनेट, ये दैट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा इज यूज, अगर वॉशिंग सोडा डाल दो तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 है तो उसको डाल दो, वॉशिंग सोडा इज यूज। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा, सोडा इज यूज। और इसको आप बॉईल कर दो, तो बॉईल करने से या फिर एलम, फिटकरी जानते हो, फिटकरी देखा है ना आप लोगों ने, तो फिटकरी डालने से इसे रिमूव किया जा सकता है। क्या होता है सर फिटकरी के यूज? फिटकरी जैसे कहीं पर आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए कहीं कट गया शरीर में तो फिटकरी लगाते हो, तो हाँ सर, वो सर ट्रांसपेरेंट टाइप होती है, पत्थर जैसा। ये नीचे 10 रुपए की मिलती है फिटकरी। या ये आपकी मदर जब आपके घर में पानी आता है तो 2 बार घुमाती हैं और सब ऊपर उठ जाता है पानी में से, तो ये तो सबके घर में इतना तो देखा ही होगा कि पानी में 2 बार हिलाने से सारी जो उसकी हार्डनेस है ऊपर आ जाएगी, एक लेयर सी आ जाती है। क्या बोल रहा है, खिला के दिखा। हल्का खट्टा खट्टा। अब जरा देखो कि जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो अगर उसमें कैल्शियम है तो कैल्शियम आयन है, हमें कैल्शियम आयन हटाने हैं क्योंकि कैल्शियम आयन की वजह से ही हार्डनेस है। तो ये किसमें है सोल्यूशन में, क्या ये चीज है? और अगर इसमें मैंने Na2CO3 से रिएक्शन करा दी तो क्या CaCO3 बन जाएगा, जो कि नीचे सॉलिड बन के बैठ जाएगा और सोडियम आयन को ये मुक्त कर देगा। बोलो, तो इस तरीके से मैंने क्या इसे ट्रैप करा लिया। तो ये चीज इसके साथ, अब जब कैल्शियम आयन ही नहीं होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने का खतरा भी जाता रहेगा, तब तो नहीं रहेगा। ये प्रेसिपिटेट है क्या? ये कैल्शियम कार्बोनेट यही है, चौक बन के नीचे बैठ गई। अब ये चीज है Mg, अगर Mg2+ है और उसकी मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या होगा, क्या ये MgCO3 बन जाएगा जो कि इनसॉल्युबल है और साथ में Na को ये छोड़ देगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या ये जो है हमने इसमें परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर दी। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। ये किसकी वजह से है? कैल्शियम आयन। अब इसको जरा एक बार और देख लें तो बिल्कुल हम आपका कंफर्म ही कर दें। सर फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? क्या करेगा? परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू विच आयंस। लड़की ने देसी बनाया कोटेज इंडस्ट्री। नहीं अच्छा है, देखो ये पहले भी हमने बताया है, तुम्हें याद नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, बाद में ईशान से कंफर्म कर लेना। K2SO4 और Al2SO4 होल थ्राइस 24H2। सर ये हम याद करें? नहीं, ये इनके लिए बताया, ये आपसे कंफर्म करेंगे तो हाँ बोल देना। ठीक है, वही यही बोल रहा हूँ मेरे को। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिक्स्ड साल्ट है। इसका नेम क्या है इंग्लिश में? फिटकरी। अब देखिए कैल्शियम आयंस इनमें प्रचुर मात्रा में होते हैं और थोड़े मात्रा में। परमानेंट हार्डनेस का देख लो, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आयन होते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू कैल्शियम आयंस। ये किसकी वजह से है? कैल्शियम। अगर एक और सर आपने प्लस फ्यू मैग्नीशियम आयंस सर इसकी वजह से, ये ज्यादा और मैग्नीशियम आयन थोड़े। नहीं, अब हम देखेंगे टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से। सर टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट। देखो ये किस वजह से है? कैल्शियम आयन होगा और मैग्नीशियम आयंस और साथ में बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट वर्ड आ जाए तो किसमें है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? आप कहोगे कि इसमें तो आपने कहा, अभी भी आपका क्वेश्चन पेंडिंग है कि आपने कहा कि इसके साथ ट्रीट करो तो ये हट जाते हैं। और ये जो टेम्पररी हार्डनेस है ये तो सिंपली उबाल कर दूर की जा सकती है। फिर से सुनिए, फिर से बताइएगा भी। परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा। टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपली बॉइलिंग। दोनों में फर्क देखो कि अगर मान लीजिए मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसमें ये दोनों है कि नहीं,
इन वाटर, और मैं इसे बॉइल कर दूं तो क्या इससे CaCO3 बन जाएगा और H2O और प्लस CO2 बन जाएगा, कुछ किए बिना ही ये नीचे बैठ जाएगी। बोलो, तो आपने क्या देखा, कैल्शियम आयन आपने कैसे रिमूव किया, टेम्पररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड, कैसे रिमूव की, बाय बॉइलिंग, और ये कैसे रिमूव की, बाय ट्रीटिंग विद वॉशिंग सोडा। तो ईशान, इसमें जो हार्डनेस है उसे रिमूव करना क्यों जरूरी है? सर वो फिर बालों में चिपक जाता है सर, वो बताओ, बालों का बड़ा ख्याल है तुम्हें, ये बताओ ये रिमूव क्यों की जाती है? मेरे प्रश्न का तो उत्तर नहीं दे रहे हो। सर पी नहीं पाएंगे सर। सर उसमें झाग नहीं बनती। ये ठीक है। सो वाटर दो तरीके का है, ठीक है, वाटर एक सॉफ्ट वाटर है और एक हार्ड वाटर। तो डिटर्जेंट के साथ कौन झाग देता है ईशान? सर सॉफ्ट हार्ड ये जैसा कि ईशान सॉफ्ट सर सर पता नहीं क्या है सर सॉफ्ट सर सॉफ्ट सर। ये ठीक कह रहे हैं, डिटर्जेंट के साथ दोनों ही सो सॉफ्ट एंड हॉट विद और पैरेलल में फिर क्लास चलाने लगते हो, फिर सब हमें गलत बताते, दूसरे सही बताते। विद डिटर्जेंट बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर गिव्स फोम एंड लेदर, बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, सॉफ्ट हार्ड वाटर गिव्स लेदर या फोम। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा देखो, बट विद सोप, सोप को क्यों डिटर्जेंट ने रिप्लेस किया? पहले तो 555 सोप की बट्टी चलती थी, फिर डिटर्जेंट आ गया। डिटर्जेंट अभी 10 साल पहले आया, पहले तो नहीं था, पहले वही 555 की टिकिया घिसते रहते थे कभी और उसमें कभी कपड़े धुलते थे और कभी स्कम भी जम जाता था, हम लोगों ने किया हुआ है। तो जो हम लोगों की बनियान होती थी वो काली चीकट हो जाती थी, तो इस तरीके से पहले नहीं था डिटर्जेंट। फिर उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने ये बेंजीन सल्फोनिक, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, यही डिटर्जेंट कहलाता है, ठीक है। गाइड में सब जगह लिखा हुआ है, वो जो इसकी गाइड है उसमें भी लिखा हुआ है, कौन सी गाइड है, एस चांद की, तो सभी को मालूम है, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको तो मालूम होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो सोप है, सोप के साथ कौन झाग देता है? डिटर्जेंट के साथ। जो सॉफ्ट वाटर है, तो सॉफ्ट वाटर किसके साथ झाग देगा, बोलो? सो सॉफ्ट वाटर देगा सोप के साथ देगा कि डिटर्जेंट के साथ? सर दोनों के साथ। दोनों सर, हाँ दोनों। और ये किसके साथ देगा? सर डिटर्जेंट। सोप के साथ कि डिटर्जेंट? सर डिटर्जेंट। इसके साथ नहीं देगा। सो हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम विद सोप, ये ना लिख देना विद डिटर्जेंट। डिटर्जेंट डालोगे तो पता ही नहीं चलेगा सॉफ्ट है क्या, मालूम ही नहीं चलेगा, अपना काम कर लो और ये बिना पता लगाए कि वाटर कैसा है। सो हार्ड वाटर जो जमीन के अंदर से निकालते हो वही हार्ड वाटर होता है। गिव्स स्कम। स्कम कैसा है? क्या गमी सब्सटेंस है? ठीक से बैठो, अभी सीजन नहीं तो उसका किरदार निभा रहे। गिव्स स्कम विद हार्ड वाटर, गिव्स स्कम विद सोप। सोप के साथ ये क्या करेगा? स्कम बना देगा कि नहीं? अब जरा देखिए, विद डिटर्जेंट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर गिव्स, इतनी बात होगी, ठीक है। अच्छा, ये सॉफ्ट वाटर की क्या कंटेंट्स हैं, प्रांजल, और हार्ड वाटर की क्या कंटेंट? ये तो आपको बता दिया कि एक परमानेंट हार्डनेस है तब क्या क्या है, और अगर टेम्पररी हार्डनेस है तब क्या क्या है। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो ये इसकी एब्सेंस है, क्योंकि अगर ये होता तो इनको हम ऐसे ही निकाल लेते। ये ना हो, ये हो तो कैसे निकालोगे? तब निकाल पाओगे उबाल के? वो होता तो क्या उबाल के ना निकाल लेते, बोलो? वो नहीं है, तभी तो ये मेथड यूज करना पड़ रहा है। तो अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन हो और बाइकार्बोनेट के ना हो तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? यही। और इनके हो ये भी दिख जाए तब क्या करोगे? बॉइलिंग से सिंपली निकल जाए। अच्छा, यहाँ पर क्या है? अगर सॉफ्ट वाटर में क्या क्या कंटेंट है और हार्ड वाटर में, बोलो? जैसा कि ईशान ने बताया, मन में भी बताया, Na+, ठीक है, और K+
Cl माइनस और SO4 2 माइनस, ठीक है। और जबकि हार्ड वाटर में क्या होता है कि हार्ड वाटर में Na प्लस K प्लस Cl माइनस SO4 और सिर्फ इसके अलावा एक और चीज देख लेना, और कुछ नहीं। चाहे और फिर हार्डनेस में और क्या क्या हो सकती है, फिर हार्डनेस के क्या दो टाइप है, अब दो ऑप्शन है इसमें, ये हो भी सकता है और क्या क्या हो सकता है, अब बड़े ऑप्शन है, क्या Ca2 प्लस भी हो सकता है Mg2 प्लस, अगर ये दोनों हो जाए ये ना हो तो कैसी हार्डनेस है, सब परमानेंट, और Mg2 प्लस, और अगर ये दोनों भी हो और ये भी हो जाए तो क्या है, टेम्परेरी। तो अगर ये होगा तो इसको उबाल के, सोडियम क्लोरीन पोटेशियम का काम नहीं है ये अगर ये जैसे चीज है हमारा C17H35 और COO Na, क्या यही सोडियम स्टीयरेट या सोप है, बोलो सोडियम स्टीयरेट, बोलो यही लाइफ बॉय है, सही बता रहे हैं। और ये C17, ये C16H30 डबल करो और COO, क्या यही लक्स और रेक्सोना है, जैसे कि ईशान ने बताया ये कार्बोलिक सोप है जबकि ये लग्जरी सोप है, जिसमें पोटेशियम होगा वो लग्जरी सोप होगा, और जिसमें सोडियम होगा देन इट इज हार्ड टू स्किन, इसको कहेंगे ये भी ठीक बता रहे हैं, दैट इज कार्बोलिक सोप। ये क्या बता रहे हैं, नीचे वाला डेटॉल है, कार्बोलिक सोप। और ये कैसा सोप है, लग्जरी सोप। ये कार्बोलिक सोप 20 रुपए की बट्टी आती है, 35 रुपए की बट्टी आती है, दोनों में फर्क है, 14 रुपए का फर्क है। तो अब इनकी बात पे आते हैं, इन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं रोल अदा करते हैं, इनका क्या काम है। तो अगर मैं पानी में डालूंगा तो चूंकि इसमें भी सोडियम आयन है, तो क्या सोडियम आयन को रिप्लेस कर देगा, नहीं करेगा। और अगर पानी में मैंने ऐसे पानी में डाला जिसमें कैल्शियम आयन ने डाल दिया, पानी में कैल्शियम होगा तो हार्ड वाटर होगा कि नहीं, हार्ड वाटर में यहाँ भी कैल्शियम है और यहाँ भी कैल्शियम है कि नहीं, एक में नहीं, इसके डालने पे क्या बनेगा बताओ, ये ठीक कह रहे हैं, C17H35 COO2Ca, ये देखो क्या पर Ca ने Na को कर दिया डिस्प्लेस। भाई देखो सोडियम कहेगा हम तो मुक्त अवस्था में घूमने वाले हैं, ये तो ये पानी में अगर सोडियम कार्बोनेट है या कुछ भी है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट ही होता है, तो क्या वॉशिंग सोडा पानी में डालोगे तो क्या वो उसके ग्रेन्यूल्स घूमेंगे कि सोडियम अलग घूमेगा और कार्बोनेट अलग, अलग अलग है, तभी वो साल्ट कर रहा है, तभी वो अच्छा साल्ट। पर ये डिस्प्लेसमेंट अब जरा देखो ये सोल्यूशन में कैसे घूमता है, क्या ये प्लस बन के घूमता है, ये माइनस बन के फ्रीली घूमता है नहीं, सोडियम की टेंडेंसी है कि बंधे रहना, नहीं सोडियम कैसे फ्रीली घूमता है ना, सर ये तो लेस रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस। अब जरा देखो ये सोल्यूशन में फ्रीली घूम रहा था, और ये क्या है सोल्यूशन में क्या इसके भी आए थे और ये भी फ्रीली घूम रहा था, ये जब हमने पानी में डाला, ठीक है कि नहीं, तो इसके साथ इसकी क्या हो गई, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई, अभी इनके बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग है, और पानी में डालने के बाद क्या हुआ कि उनकी जो आपस में हाइड्रेशन एंथैल्पी थी वो ज्यादा थी लैटिस एंथैल्पी से, तो आराम से टूट गए, जैसे NaCl नहीं टूट जाता पानी में, Na प्लस अलग हो जाता है Cl माइनस, तो ये भी टूट गया, कोई भी सोडियम का साल्ट पानी में टूट जाएगा। फिर इसने इसके साथ बॉन्डिंग की, तो क्या इसने कैल्शियम, ये देखो स्टीयरेट बना दिया, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है, कार्बोनेट की तरीके है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें मैं हजारों दिन से पानी डाल रहा हूँ, क्या ये भूल गया है क्या, तो ये ऐसा सॉलिड बना और फिर चिपक भी गया कपड़े में, क्या यही इसका है, बोलो समझ में आ गई कि अगर जो सोडियम स्टीयरेट की जगह कैल्शियम स्टीयरेट बन जाए, कैल्शियम किसको रिप्लेस कर दे, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के बीच का बॉन्ड क्या टूटा, मैं पानी डाल दूं क्या कैल्शियम अलग हो जाएगा, कार्बोनेट अलग हो जाएगा, मार्बल धुल जाएगा क्या, नो सर। तो जब ये धुलेगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वाटर सॉल्युबल है क्या, नो सर, तो यही इसका में यही चिपक जाएगा, गमी सब्सटेंस, इसको कहते हैं कैल्शियम स्टीयरेट, बोलो बात समझ आ गई, कैल्शियम स्टीयरेट और उसका नाम क्या है इसका। अभी अगर हार्ड वाटर पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो पूरी रूपरेखा आपके माइंड में है, कैसे कैसे करना है, ये कुछ और पूछना है तो पूछ लो, हमने सॉफ्ट बता दिया, हार्ड बता दिया, सोप क्या है ये भी बता दिया, डिटर्जेंट बता दिया कि बेंजीन और वो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और कुछ बताना है तो बता सर हमने जो सर वो सोडियम वाली थी ना सर, उसमें क्वेश्चन आए थे कि सर कौन कौन से सॉल्ट होते हैं जो परमानेंट हाइड्रेशन को रिमूव कर सकते हैं। सॉल्ट की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ये सारी चीजें
washing soda is used for removing permanent hardness. Boiling is for boil कर दिया कि नहीं, हीट करने से क्या होगा, ये चीज नीचे बैठ जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। फिटकरी से क्या हो सकता है, कौन सी हार्डनेस रिमूव होती है? परमानेंट सर एक्चुअली घरेलू स्तर पर जो कराया जाए वो टेम्परेरी है। फिटकरी घुमा के हम लोग सर वो एक और है सर, वो माचिस में क्या क्या होता है? सर रेड फास्फोरस और व्हाइट रेड, नहीं रेड फास्फोरस सर कौन सी चीज में, जैसे Branding हेड में क्या का होता है? नहीं वो branding आप में। सबको देख के बताना पड़ेगा, मुझे याद नहीं। सर कह रहा है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। What are the chemical substances in present matchstick? देखो, पोटेशियम क्लोरेट मिक्स विद सल्फर फिल्टर्स हेड ऑफ सेफ्टी मैश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो चल रहा है। देखो ये मैच स्टिक है तो, और ये इसकी स्ट्रिप है, तो इसमें क्या क्या चीज होगी? क्या KClO3, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। और क्या होगा? मिक्स विद सल्फर, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, ग्लास पाउडर, ग्लास का चूरा, ग्लास पाउडर और फिलर्स कुछ और भी है। तो ये जो रेड हेड है इसमें ये सब चीजें होंगी, और जबकि साइड ऑफ बॉक्स इसमें रेड फास्फोरस और बाइंडर ग्लू रहेगा, ग्लू का मतलब बाइंडर, और साथ में पाउडर, ग्लास पाउडर, ये चीज। इतना समझ में आ गया? यस सर, इस साल बनाने का थैंक यू सर। हेलो।